नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त सियासी मैदान से तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। यूपी के सीएम के दौरे के कारण दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच बंगाल में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय अब से कुछ देर बाद टीएमसी में शामिल होंगे। मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी से ही बीजेपी में आए थे और खबर है कि मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांश रॉय भी बीजेपी में शामिल होंगे। और उधर मुंबई का रुख कर ले तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। यानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन तीनों जगहों पर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी और करीब 1.5 घंटे तक योगी मोदी में बातचीत हुई। बेहद अहम मुलाकात और अभी नड्डा और योगी की मुलाकात जारी है। नड्डा से मिलने के बाद बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी और थोड़ी देर में ही राष्ट्रपति से मिलने का उनका कार्यक्रम है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है, मुलाकात हुई है उनकी। कल से ही दिल्ली में सियासी पारा अपने चरम पर है जब से सीएम दिल्ली पहुंचे। और दूसरी तस्वीर देखिए, नड्डा से मीटिंग अभी जारी बताई जा रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले किस तरह की स्ट्रैटेजी हो यूपी में, उसे लेकर भी इस विजिट में काफी कुछ तय हो जाएगा। प्रधानमंत्री से मुलाकात खत्म हुई, नड्डा से मीटिंग जारी है और उसके बाद सीएम योगी राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। तो ताबड़तोड़ मुलाकातों का दौर जारी है सीएम योगी का दिल्ली में। और इससे दिल्ली के सियासी पारे की अगर बात करें तो वो इस वक्त अपने चरम पर है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं दिल्ली और ताबड़तोड़ अपने नेताओं से, आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं। मेरे दोनों सहयोगी कुंदन और रमन जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कुंदन, पहले आपके पास आना चाहूंगी अपडेट के लिए। मुलाकात अभी जारी है नड्डा से और इस मीटिंग के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल अभिलाषा, 12:15 बजे के करीब में जेपी नड्डा किसी घर में दाखिल हुए थे योगी आदित्यनाथ और 1.25 घंटे का वक्त हो चुका है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। हमें बताया गया था कि 1:30 बजे के करीब में उन्हें महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए जाना है, लेकिन अभी तक बैठक लगातार जारी है और ये बैठक सामान्य बैठक नहीं है, ये बैठक कटसी कॉल नहीं है। ये बातें बहुत साफ है, क्योंकि जिस तरीके से पहले गृहमंत्री से मुलाकात करना, फिर देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना, और तब जब ऐसे में लगातार योगी के खिलाफ विरोधी नहीं, पार्टी के खुद के विधायक, सांसद, दूसरे गुट के लोग आरोप लगा रहे हो, सरकार का स्टेक दांव पर है और अगले साल के शुरुआती महीनों में, फरवरी में वहां पे चुनाव होने हैं। सो ऐसे में ये बैठक कटसी कॉल न होके बल्कि मंथन की बैठक है। ये बैठक सरकार की मंथन की बैठक है। ये बैठक एनडीए के उत्तर प्रदेश के सहयोगियों को सही जगह देने की बैठक है और ये बैठक बैलेंस बनाने का है तमाम जातीय समूह में, तमाम सामाजिक समूहों में, तमाम राजनीतिक समूहों में। और उसी को लेकर देखिए कि लगातार बैठक जारी है और उस बैठक पे नजर रखने वालों की भी भीड़ अच्छी खासी आप देख सकते हैं। हालांकि आज ये आधिकारिक तौर पे जो सरकार और पार्टी के बीच की अंतिम बैठक, इसके बाद कटसी कॉल राष्ट्रपति के बाद देर शाम तक वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। अपडेट लूंगी कि इसके बाद क्या कार्यक्रम है सीएम योगी का। बने रहिएगा आप हमारे साथ। रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, अगर कल से हम सरगर्मियों को देखें तो एक एक करके जो मुलाकात है वो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बेहद अहम है। और अभी जब एक मीटिंग जारी है नड्डा से, तो क्या माने कि चुनाव से पहले की रणनीति और किस तरह से सरकार को आगे बढ़ना है यूपी में अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए कि कोई गलती ना हो इलेक्शन से पहले, उसे लेकर बातचीत हो रही होगी? देखिए अभिलाषा, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 1.5 घंटे तक मुलाकात अमित शाह से हुई, योगी आदित्यनाथ की 1.5 घंटे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और 1.25 घंटे हो चुके हैं जैसा कि कुंदन ने कहा, और 15 मिनट के बाद जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी 1.5 घंटे की होगी। यानी कि एक प्रदेश को लेकर 1.5 घंटे अमित शाह से मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात, यानी कि बीजेपी के 3 बड़े नेता
तीनों बड़े नेताओं से 1.5 घंटे की मुलाकात, आप कह सकते हैं कि कितने सवालों का जवाब उनको देना पड़ा होगा, क्योंकि जो 2 सदस्यीय कमेटी लखनऊ गई थी, BL संतोष और राधा मोहन सिंह की, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट के आधार पर और साथ साथ पंचायत चुनाव में जो बीजेपी का खराब प्रदर्शन हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो नाराजगी भरे स्वर विधायकों के, बीजेपी विधायकों के सामने आ रहे हैं, जो सहयोगी दलों के विधायकों के सामने आ रहे हैं, इसके बाद किस तरीके से पार्टी 2017 वाला प्रदर्शन क्या दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि देश में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। एक बार फिर से बीजेपी को लगता है कि मोदी के नाम पे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। कुंदन, आपके पास भी हम लौटेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका अपडेट हमें देने के लिए। और इस बीच बंगाल की सियासत में भी हलचल देखी जा रही है। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय आज टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी से ही बीजेपी में वापस आए थे, याद होगा आपको, और आज अब कहा जा सकता है कि वो घर वापसी कर रहे हैं। खबर है कि मुकुल रॉय के बेटे भी टीएमसी में आज शामिल हो जाएंगे। तो ठीक चुनाव के बाद ये एक बड़ा उलटफेर। मुकुल रॉय जो बीजेपी के साथ बने हुए थे, पूरे चुनाव में हमलावर थे टीएमसी के ऊपर, लेकिन अब घर वापसी कर रहे हैं। डिप्टी एडिटर राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राजीव, ठीक चुनाव के बाद ये एक बहुत बड़ा फेरबदल कह सकते हैं बंगाल की सियासत में। देखिए, ये चुनाव के दौरान ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज थे और ममता बनर्जी से उनकी करीबी बहुत पहले थी और टीएमसी के नेताओं से उनकी बातचीत चुनाव के दौरान ही चल रही थी। जब इलेक्शन हुए और बीजेपी की बुरी गति हुई है पश्चिम बंगाल में, तो टीएमसी अब वापस मुकुल रॉय अपने वापस पुराने घर जा रहे हैं, जिसमें पार्टी में उनकी नंबर 2 की हैसियत थी। मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी दे दूं कि अब से थोड़ी देर बाद टीएमसी भवन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे जो है, और पार्टी के बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे। एक बैठक होगी और उसमें टीएमसी न सिर्फ मुकुल रॉय बल्कि उनके बेटे भी टीएमसी में शामिल होंगे और टीएमसी से गए या मुकुल रॉय के साथ जो लोग बीजेपी में गए थे, चाहे चुनाव हारे हैं या चुनाव जीते हैं, सिटिंग एमएलए और जो कैंडिडेट थे, उनके भी शामिल होने की संभावना है। अब ये देखा जा रहा है, आज की बैठक में ये तय होगा कि ये लोग साथ ही ज्वाइन करेंगे या उनको बाद के दिनों में, यानी बीजेपी में अभी अगली टूट भी होनी है। आज 2 सिटिंग विधायक जा रहे हैं, इसके बाद कुछ और विधायक मुकुल रॉय के साथ बीजेपी छोड़ेंगे। तो राजीव, कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही होंगी कि मुकुल रॉय को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है सरकार में, बेटे भी उनके शामिल हो रहे हैं, तो इसे लेकर क्या ज्यादा अपडेट? देखिए, टीएमसी में पार्टी में नंबर 2 की हैसियत थी मुकुल रॉय की। बीजेपी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बनाया था, लेकिन पार्टी में या पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनको वो महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला जिस जैसा उनका कद था बंगाल की राजनीति में। इसलिए उन्होंने वापस आने का फैसला किया, पुराने घर में आ रहे हैं। ऐसी कोई शर्त रख के मुकुल रॉय टीएमसी में वापसी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां जहां वो है वहां कंफर्टेबल नहीं है। और ममता जहां पर है, ममता इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत मजबूत स्थिति में है। इसमें कोई शर्त रख के पार्टी ज्वाइन करे, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन आपको पता है, दुनिया को पता है कि मुकुल रॉय एक समय में ममता बनर्जी के सबसे विश्वस्त सलाहकार थे। अब वो पार्टी में दोबारा वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, ये अपडेट हमें देने के लिए। और कोलकाता का ये रुख कर लेते हैं, वहाँ मेरे सहयोगी मनोज भी हैं। मनोज, कब तक ये सारी जो औपचारिकता है वो पूरी हो जाएंगी? आज क्या कार्यक्रम है? मुकुल रॉय कब तक शामिल हो जाएंगे बीजेपी में? जी देखिए, यहाँ टीएमसी भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बैठक होने वाली है और जहाँ पे अभिषेक बनर्जी मौजूद होंगे, फिराद हकीम और टीएमसी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी होगी। और करीबन 3 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी भवन यहाँ पहुंचेंगी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय जो कि बीजेपी में थे, और कहीं ना कहीं देखिए मुकुल रॉय 2017 में जब बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किए थे, टीएमसी छोड़ के गए थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए पूरा
जनादेश लगाया था और करीबन 2019 के जो यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुआ था और मुकुल राय के ही नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में 2019 का लोकसभा हुआ था, वहां पे करीबन बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। मुकुल राय वाकई कहीं न कहीं इस बात से नाराज थे 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से जिस तरह से बीजेपी पार्टी को उम्मीद थी, कहीं न कहीं उस तरह का उनको यहाँ पे मत नहीं मिला और जिस तरह से उनकी सीटों की उम्मीद थी वो नहीं मिला। और दूसरी आपको बता दें कि मुकुल राय का जो टीएमसी में कद, कहीं न कहीं बीजेपी में उस कद को घुटते दिखाया गया और मुकुल राय को यहाँ पे मैदान पे चुनाव में उतारा गया और उनको यहाँ से विधानसभा चुनाव को भी लड़ना पड़ा। तो जाहिर सी बात है मुकुल राय की इस तरह से यहाँ पे वापसी आना टीएमसी में। क्या ममता कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगी मुकुल रॉय को, उनके पुराने कद को याद करते हुए, या जितने विश्वसनीय नेता थे वो ममता के करीबी थे, क्या वापस वो जगह उन्हें मिलेगी पार्टी में? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुकुल राय की वापसी हो रही है, आपको बता दें कहीं न कहीं सीधा 2024 में यहाँ पे लोकसभा का जब चुनाव होगा उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयारी है। क्योंकि मुकुल राय को देखिए, आपको बता दें कि जितना बंगाल के यहाँ की राजनीति का अनुभव है, कहीं न कहीं उससे ज्यादा दिल्ली के राजनीति का भी उनको बहुत बड़ा अनुभव है मुकुल राय को। याद होगा कि मुकुल राय जब वहां पे ममता बनर्जी के काफी करीबी थे, उनको रेल मंत्री भी बनाया गया था और कहीं न कहीं पूरे कार्यभार को मुकुल राय भली भांति दिल्ली की राजनीति को भी जानते हैं। तो वापिस मुकुल राय आएंगे कहीं ना कहीं। देखिए, जब चलिए फिलहाल उन्होंने वापसी का मन बनाया है, लेकिन उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी देती है ममता बनर्जी, ये देखने की बात होगी। शुक्रिया मनोज, आपका ताजा अपडेट हमें कोलकाता से देने के लिए। आइए अब रुक कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात चल रही है और सुबह करीब 10:45 पर यह मीटिंग शुरू हुई है और जो अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बतौर रणनीतिकार काम न करने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुंबई में मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और इस लिहाज से इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के नेता संजय राउत ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन के गठन के लिए बातचीत शुरू होगी। प्रशांत किशोर अब तक नरेंद्र मोदी, जगनमोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बतौर चुनावी रणनीतिकार काम कर चुके हैं। इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। इंद्रजीत, इस मीटिंग के कई मायने निकल रहे हैं। एक थर्ड फ्रंट जो हमेशा से कमजोर नजर आता रहा, अब क्या उसे रणनीतिकार की जरूरत पड़ी है? इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ जानकारी मिल रही है मुंबई में? जी बिल्कुल, 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया इस मीटिंग को और 3 घंटे शरद पवार के साथ मीटिंग चलना कहीं न कहीं ऐसा जरूर है कि कुछ राजनीतिक हलचल जो बढ़ी है उसी पे ये चर्चा चल रही है। जिस तरह से आपने देखा कि पहले जो बंगाल का चुनाव था और उस दौरान जिस तरह से विपक्ष के कमजोर पड़ने की बात थी और जब ममता बनर्जी फिर से सरकार में आई तब प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब वो जो रणनीतिकार की भूमिका है वो नहीं निभाएंगे और कोई और बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो ऐसा समझा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो 2024 का चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का क्या चेहरा होगा उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत अलग अलग नेताओं से बात कर रहे हैं। क्योंकि इतनी लंबी चर्चा होना, हालांकि एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी की तो नेता कह रहे हैं कि औपचारिक मुलाकात है, लेकिन औपचारिक मुलाकात बिल्कुल नहीं है क्योंकि 3 घंटे से मुलाकात हो रही है और अभी भी मुलाकात जारी है। तो कहीं न कहीं ये चर्चा जरूर है कि हो सकता है कि एनसीपी के लिए प्रशांत किशोर की टीम काम करे, या दूसरी चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर एक थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि बीजेपी के सामने जो विपक्ष है वो बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रहा है। खासकर कांग्रेस की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि इस समय कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, कोई बहुत बड़ी विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं और चूंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है कि थर्ड फ्रंट में सभी से बात कर सकते हैं, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से इस तरह की बातें कर रहे हों और ये उनको बताने की कोशिश कर रहे हों और ये टटोलने की कोशिश कर रहे हों कि 2024 में कौन सा चेहरा हो सकता है। चलिए इंद्रजीत, इस पर नजर रहेगी हमारी, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बिहार की सियासत से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पहुंचे। अभी बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के कई सियासी मायने हो सकते हैं। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी है। सुबह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है और कल से ही बिहार में भी सियासत काफी
चरम पर है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से बिहार में कोऑर्डिनेशन टीम समन्वय समिति बनाने की बात कही गई कि और अब मुलाकात हो रही है तेज प्रताप की जीतन राम मांझी से। इधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है और पायलट ने बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी से बातचीत की खबरों को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि रीता बहुगुणा जोशी से कोई बातचीत मैंने नहीं की है। जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी में आने के बाद से ही सचिन पायलट को लेकर भी जो अटकलें लगाई जा रही थी, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।